आज नया अध्याय हम लोग को स्टार्ट करना है। मूल अधिकार है ना। लास्ट हम लोग जो क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था नागरिकता के विषय में। और यह स्पष्ट तौर पे आप लोग को इसके विषय में ये बोध है कि नागरिकता जो है एक विधायी संबंध है। विधायी संबंध है किसका? एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का। इंडिविजुअल का किससे? तो राज्य से, स्टेट है ना। मतलब द लेजिटिमेट रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। मतलब एक व्यक्ति का और राज्य के साथ क्या है, यह एक विधायी संबंध को स्थापित करता है। और इस विधायी संबंध को लोग कहते हैं नागरिकता। और क्योंकि आप वहां के स्थायी निवासी जो लोग होते हैं ना, स्थायी निवासी, तो उनमें क्या होता है कि एक विधायी संबंध तो इन दोनों में होता ही है। एक उस भूभाग के प्रति उनके पास क्या होता है, एक निष्ठा है ना, जिसको एलिजियंस कहते हैं, एक निष्ठा पूर्वक जो है। और क्योंकि आप वहां के स्थायी नागरिक हैं, स्थायी क्या हो गए, निवासी हो गए, परमानेंट रेसिडेंट हो गए, इस वजह से जो राज्य आपको क्या करता है, राज्य और इन दोनों के बीच में, तो आप एक इंडिविजुअल्स का, जो व्यक्ति का होता है, राज्य के प्रति कुछ क्लेम्स होता है ना। क्लेम्स मतलब एक तरह से क्या कि वह उस पर एक अधिकार पूर्वक अपना एक क्या करेगा, एक संबंध स्थापित करेगा। और ये जो क्लेम्स होते हैं, इन्हीं क्लेम्स को कहा जाता है राइट्स। ठीक है, अधिकार। जैसे कि किसी व्यक्ति का, जैसे कि एक पिता का पुत्र पे अधिकार, एक पुत्र का पिता पे अधिकार है, तो पुत्र और पिता के बीच में क्या संबंध है? जैसे कि एक पिता पे अगर मान लीजिए कि पुत्र एक क्लेम करता है कुछ अधिकार के तौर पे, अधिकार पूर्वक, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उनके पिता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये क्लेम्स हुआ, और यही क्लेम्स क्या हो गया आपका, एक राइट्स जिसको आप कह रहे हैं। ठीक वैसे ही आप वहां के परमानेंट क्या हो गए, एक रेसिडेंट हो गए, तो राज्य के प्रति एक निष्ठा का भाव है। ठीक ऐसे ही एक पुत्र का पिता के प्रति क्या होता है, एक निष्ठा का भाव होता है। तो एक अधिकार पूर्वक आप उनसे ये क्लेम्स करते हैं, यही राइट्स कहलाते हैं। ये जो क्लेम्स हम लोग करते हैं ना, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो अधिकार होता है, ये कई तरह का अधिकार हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक नागरिक अधिकार जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं सिविल राइट्स। दूसरा क्या हो गया आपका, राजनीतिक अधिकार। वो बोलते हैं पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, राजनीतिक अधिकार। और हम लोग की जो लड़ाई थी स्वतंत्रता संग्राम, वो इसी विषय आप लोग को मालूम नहीं है। फिर इसके बाद से एक होता है मानव अधिकार। मानव अधिकार को कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब हो गया कि आप मानव होने के नाते आपको क्या अधिकार है ना। तो एक मानव होने के नाते, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि हम लोग के जब आगे पढ़िएगा संविधान में, तो उसमें एक अनुच्छेद 21 का एक वर्णन है। अनुच्छेद 21 जो है वो बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि भाई आपका जो राइट्स है, जो आपका जैसे जीने का जो अधिकार है, तो जो जीवन है वो सबसे मूल्यवान है। और जीवन जो मूल्यवान है, यह किसी विधि के द्वारा या किसी संविधान के द्वारा यह आपको नहीं दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रकृति प्रदत्त है, या ईश्वर के द्वारा जो है ये दिया गया है, अगर आपकी आस्था ईश्वर में तो।
तो ये नेचर के द्वारा ये दिया गया है। तो इस वजह से आपको यह जो अधिकार दिया गया है, ये क्या है, एक तरह का एक नेचुरल राइट्स है। और इसलिए आपके इस प्राण के और ये जो दैहिक स्वतंत्रता है, इस जो जीने के अधिकार को आपको कौन ये इंश्योर कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। इस जीने के अधिकार को उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट मतलब उसको संरक्षित कर रहा है ना, उसको सुरक्षित कर रहा है। तो ये कौन सुरक्षित कर रहा है, ये भारत का संविधान कर रहा है। मतलब इस अध्याय में हम लोग ये कर रहे हैं। ये अब इसमें देखिए, तो मानव होने के नाते अपने कुछ है अधिकार। फिर क्या हो गया, प्राकृतिक अधिकार, वही जो हमने उल्लेख किया। प्राकृतिक अधिकार क्या हो गया, नेचुरल राइट्स, जिसमें कि वही आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और मानव अधिकार होने के नाते क्या है कि एक आप में क्या होना चाहिए, एक गरिमा का भाव होना चाहिए, है ना, डिग्निटी जिसको कहते हैं, कि गरिमा, गरिमापूर्ण तरीके से जीवन यापन, ठीक है, डिग्निफाइड वे में जो है वो क्या करना है, एक आपका जो है सो ये जीवन का जो ये कर रहे हैं आप यापन कर रहे हैं। अब इसमें मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, इसके साथ साथ और जो अधिकार होते हैं वो हो गए आपके विधिक अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब हो गया लीगल राइट्स, है ना। तो लीगल राइट्स का मतलब हो गया कि ऐसे अधिकार जो विधि परक है, जो विधि के द्वारा स्थापित किए गए, है ना। जो ये आपको अधिकार मिल रहा है, ये किसके द्वारा मिल रहा है, नहीं, विधि के अनुसार, लॉ के द्वारा। जैसे कि आप इस तरह के लीगल राइट्स हो गए, उसमें क्या है आपका सूचना का अधिकार, है ना। तो सूचना का अधिकार आपको कैसे दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये सूचना का अधिकार एक अधिनियम था 2005। तो ये जैसे कि आरटीआई एक एक्ट है, तो इसके तहत आपको क्या मिला, ये सूचना का अधिकार। तो ये क्या हो गया, लीगल राइट्स हो गए। तो एक स्थापित करके, एक स्टैट्यूट जिसको कहते हैं ना, स्टैट्यूट मतलब इसको क्या, एक मूर्त रूप दिया गया इस अधिकार को। जैसे कि आपकी सूचना, अब जैसे कि आपको ये फर्स्ट क्लास आप लोग याद कीजिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी क्लास आपको बता रहे थे, सूचना का अधिकार। तो अब ये जैसे आपका सूचना का अधिकार है, तो संविधान का जो फर्स्ट जो है उसमें क्या हमने बताया था लेक्चर में, कि संविधान एक सर्वोच्च विधि होती है और अन्य विधियां या तो संविधान पर आधारित होती हैं या उनसे व्युत्पन्न होती है। मतलब ये कि अदर जो लॉज हैं या स्टैट्यूट हैं वो क्या है, ईदर दे आर बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह अधिकार जो है ये आपके किस अनुच्छेद से व्युत्पन्न है, किससे डिराइव्ड है, अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 जो है आपका क्या है, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, एक अभिव्यक्त करने का फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, तो वाक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, या अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये वहां से ये क्या है, ये डिराइव्ड है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है, या विधि के अनुसार क्या किया गया, स्थापित किया गया, और स्थापित करके यह अधिकार आप लोगों को ये दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये विधि का अधिकार। स्टैट्यूट ये लीगल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स। क्लियर है यहां तक, कौन कौन से हो गए मूल आपके, नागरिक अधिकार हो गए, राजनीतिक अधिकार हो गए, मानव अधिकार हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया, ठीक है। इसके बाद से क्या हो गया, ये विधिक अधिकार, लीगल राइट्स। फिर होता है इसके बाद से आपका
संवैधानिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना। ये वो अधिकार है जो संविधान के तहत जो है आपको दिया गया। समझ में आ रहा है? और संविधान को क्या कर रहे हैं, यह उस राष्ट्र की सर्वोच्च विधि होती है, मतलब दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। अब ये संवैधानिक अधिकार है कि ऐसे अधिकार हैं जो किसमें आपको प्रदत्त है, जो भारत के संविधान के द्वारा जो है वो क्या हो गया, वो प्रदत्त हो गया, मतलब उसके द्वारा ये दिया गया है नागरिकों को। और विधिक अधिकार क्या हो गया, लीगल राइट, जो कानून बना के जो आपको अधिकार दिया गया, जैसे कि उपभोक्ता से संबंधित आपके कुछ अधिकार है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है ना, इसके तहत क्या है कि हर उपभोक्ता को क्या है, एक की जानने का अधिकार है जिसमें। अब उसमें एक की संवैधानिक अधिकार जो आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो संविधान के द्वारा जो है ये प्रदत्त है। तो जैसे आपको हो गया एक संपत्ति का अधिकार, किस अनुच्छेद में है, कोई आइडिया? किसमें है, किसमें, किस अनुच्छेद में? 300 कम। अब ये जो है पहले क्या होता था, ये अच्छा ये एक सेकंड से बताते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है। इसके साथ साथ एक होता है फिर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसको कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब ये जो मूल अधिकार है ये क्या है, तो यह भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, क्योंकि इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहा है भारत के संविधान में, लेकिन भारत के संविधान में होने की वजह से ही इसको वो क्या कहेंगे, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये तो है ही है, लेकिन इसको मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है। क्या दिया गया है, एक विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस। ठीक है। स्पेशल स्टेटस किस कंटेक्स्ट में हम कह रहे हैं, किस संदर्भ में, क्योंकि ये भाग 3 जो है आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये क्या है वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये वर्णित है। कौन वर्णित है, मूल अधिकार। और इनको क्या दिया गया है, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस इस कनेक्शन में है कि यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है या आपके मूल अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है राज्य के द्वारा या किसी भी मान लीजिए कि और भी तरीके से, तो आपको यह अधिकार है कि आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? और जो अनुच्छेद 32 है वो स्वयं में एक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार को क्या दिया गया, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, जबकि एक संवैधानिक अधिकार आपका ये संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसके तहत आप नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? अगर ये उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, जो मतलब विधि की प्रक्रिया है वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जा सकते हैं। इसमें समझ में आ रहा है कि मूल अधिकार क्या है, या एक स्पेशल स्टेटस है, इसका विशेष दर्जा दिया जाता है, इसीलिए ये क्या है, ये ज्यादा सैंक्रोसैंक्ट है, मतलब ये ज्यादा एक तरह से समझिए कि ये पवित्र जिसको कहते हैं ना। और दूसरी बात कि इन्हीं को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था, कोई बताएगा? ये एक किंग जॉन होते थे, ठीक है। तो किंग जॉन जो थे
ये क्या किए, ये आपको ये मैग्ना कार्टा जो है एक अधिकार जो है वो क्या दिया था उन लोगों ने, लोगों को दिया था। तो इसी कनेक्शन में ये मूल अधिकार जो है, ये फंडामेंटल राइट्स इनको कहा जाता है, ये मैग्ना कार्टा। दूसरी बात है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भारत में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट से ये लिया गया है। ये स्पष्ट है यहां तक? कोई प्रश्न आप लोग का? कोई प्रश्न या जो स्पष्ट नहीं है उसमें से? नागरिक अधिकार समझ रहे हैं, नागरिक होने के नाते आपको जो पॉलिटिकल राइट समझ ही रहे हैं, मानव अधिकार, क्योंकि एक मानव होने के नाते जो आपकी एक गरिमापूर्ण तरीके से, जैसे कि दो मानव है, दो इंडिविजुअल्स हो गए, उनमें किसी भी स्तर पे अगर मान लीजिए कि आप भेदभाव या ऐसी किसी नीति का आप क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, या किसी ऐसे विधि की संरचना कर रहे हैं, तो यह क्या है, उसके मूल उद्देश्य को, क्योंकि एक मानव होने के नाते ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जिसको कहते हैं कि मानवता के आधार पर ये क्या है, यह जो है स्वीकार नहीं है ना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ठीक है, तो अब प्राकृतिक अधिकार क्या हो गया कि जो आपको नेचर ने दिया। अब जैसे कि वही इसको लेके है कि आप प्राकृतिक अधिकार में जैसे कि जीने का अधिकार आपको है, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, या और भी ये प्रदत्त है, तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल राइट्स हो गए। ह्यूमन राइट्स हम समझ गए, पॉलिटिकल राइट। फिर इसके बाद से क्या है, ये विधिक अधिकार, जिसको बोलते हैं लीगल राइट्स। ऐसे अधिकार जो है वो क्या है, जो विधि के द्वारा क्या है वो दिए गए। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो भारत के संविधान में जो वर्णित है। ठीक, उसके बाद से फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये भी भारत के संविधान में वर्णित है, लेकिन ये क्या है, इसको एक विशेष दर्जा जो है वो दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया। संवैधानिक अधिकार में नागरिक, राजनीतिक, मानव, ये सारे आ जाए। कौन से संवैधानिक अधिकार है उसमें ये सारे आ सकते हैं। कौन से? नागरिक है, राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार। नहीं बता रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है कि ऐसे वो सारे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको दे रहा है समझ में। ये जितने जो नागरिक अधिकार हैं आपके, जैसे नागरिक अधिकार या मानव अधिकार, ये किसी न किसी रूप में वर्णित है। समझ में आ रहा है? इन दोनों में जब आप डिफरेंस स्थापित कीजिएगा तो एक ऐसे राइट जो क्या दे रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। और ये सारे राइट्स अगर आप ऐसे देखिए, इनमें से कोई ऐसा अधिकार क्या है, अब इसका नाम ये क्या बता रहा है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्या है, अब ये नाम ही स्पष्ट कर रहा है क्या कि ये मौलिक तौर पे या मूलभूत है, ये ऐसे अधिकार। और किस लिए मूलभूत है, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और व्यक्तित्व का निर्माण कैसा हो, पूर्ण रूप से हो, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, है ना। सर्वांगीण विकास के लिए ये क्या है, ये आधारभूत है। आधारभूत है मतलब कि ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। ये बेसिक आपका क्या हो गया, नींव हो गया, बेसिक फाउंडेशन हो गया, नींव जिसको कहते हैं। ये बहुत आधारभूत है, मौलिक है। मौलिक मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ना कि एलिमेंट्स जैसे कोई है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या होते हैं, एक मौलिक जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। मौलिक एकदम कण कहते हैं कि इन्हीं से क्या होता है कि निर्माण होता है जो पदार्थ आप आगे पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही ये क्या है, ये काफी मौलिक है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हो ही नहीं सकता अगर ये अधिकार, तो इसलिए इनको विशेष दर्जा दिया गया मूल अधिकार को। और ये जो आपका कहना है, तो ये जितने जो अधिकार है, एक व्यक्ति होने के नाते आपके जो अधिकार है, प्रकृति प्रदत्त जो आपको अधिकार है, आपको पॉलिटिकल सिस्टम हमने बनाया तो जो अधिकार है, नागरिक होने के नाते क्योंकि आप वहां के स्थायी नहीं, ये सब किसी न किसी रूप में ये फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप अंतर स्थापित कर रहे हैं कि दो ये अधिकारों में, इन दोनों में क्या अंतर है, जब मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट जो है, हम नेचुरल राइट्स किसको कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का जीवन, क्योंकि लाइफ जो जीवन है ये भारत के संविधान ने तो आपको नहीं दिया
जीवन किसने दिया है? प्रकृति प्रदत्त है। तो जो प्राकृतिक ये अधिकार हो गया कि किसी भी व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है कि प्राण या जान उसका नहीं ले सकता है। तो ये इंश्योर, ये प्रोटेक्ट करना, ये संरक्षित करना, ये किसका कार्य हो गया? ये संविधान का हो गया। इसलिए अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है। तो ये जितने भी अधिकार होते हैं, विधिक अधिकार हो गया, आपका संवैधानिक अधिकार हो गया, आपके नागरिक अधिकार हो गए, आपके राजनीतिक अधिकार हो गए, प्राकृतिक अधिकार हो गए, मानव अधिकार हो गए, ये किसी न किसी रूप में ये कहां वर्णित आपको मिलेंगे? ये फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रहा? इसलिए इनको क्या दिया गया? स्पेशल स्टेटस। और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का ये क्या हो गया, कहीं भी क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, उल्लंघन हो गया या फिर क्या हो गया, हनन हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास ये अधिकार है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। और यह जो है आपका अनुच्छेद 32 है ना, आर्टिकल 32 जो है ये आपको क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रदान करता है। और ये अपने आप में क्या है? एक मूल अधिकार। अब समझ में आ गया मूल अधिकार। और अगर मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर स्थापित करना हो तो क्या करेंगे? मूल अधिकार भी एक तरह का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही है, वो संविधान में दिया हुआ है। लेकिन ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से अलग इसलिए है क्योंकि ये इसको एक विशेष दर्जा दिया गया है। आपके मूल अधिकार के उल्लंघन होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं? आपको एक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत जो जा सकते हैं, जबकि संवैधानिक अधिकार में यह आप नहीं कर सकते। स्पष्ट है? ठीक वैसे ही एक लीगल राइट्स। तो अब क्या ये एक लीगल राइट्स है? भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लीगल ही डॉक्यूमेंट है ना, फर्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे। लेकिन ये क्या है? ये एक सर्वोच्च विधि है। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सर्वोच्च विधि है। ये भी तो एक लॉ ही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट। पहली ही परिभाषा जो हम लोग कहते हैं वो क्या है? इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब एक विधायी, एक विधिक या क्या है? कानूनी दस्तावेज है। तो जब कानूनी दस्तावेज है और ये क्या है? सर्वोच्च विधि है, तो अन्य विधियां या तो संविधान पे आधारित होती हैं, इधर दे आर बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, और they are derived from the constitution, या तो वो यहाँ से क्या होती है? व्युत्पन्न होती है। इसी आप प्रसंग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एक लीगल राइट्स है, एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या है? एक आपने एक विधि बना के, एक विधि परक की अधिकार आपने नागरिकों को दिया, ठीक है। अब ये जो सूचना का अधिकार है ये कहां से उत्पन्न होता है? किस अनुच्छेद से? 19 से। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको ये निजता का अधिकार एक होता है, निजता का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। ये कहां से डिराइव है? किससे? हाँ, अनुच्छेद 21 से। ये यहां से डिराइव्ड है। ये स्पष्ट क्लियर है ना? अब समझ में आ रहा है? तो अब ये क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता होती है। किन अधिकारों की? मूल अधिकारों की। इस वजह से इनको मूल कहते हैं कि ये क्या है? बहुत मौलिक जो है, किस चीज में? प्रकृतिवादी, मतलब इन नेचर क्या है? ये बहुत फंडामेंटल है ना। इनके बगैर क्या है? एक होलिस्टिक जिसको कहते हैं ना, या किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है फुलेस्ट एक्सटेंट पे वो क्या हो सकता है? वो नहीं हो सकता। राइट टू इंफॉर्मेशन विधिक और मूल अधिकार दोनों हो सकते हैं ना? विधिक और मूल अधिकार, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जो मूल अधिकार नहीं हुआ। वो ये कह रहा है कि वो एक विधि परक जो है वो क्या है? एक लीगल राइट्स है। तो वो कहां से डिराइव्ड है? वो वहीं से डिराइव्ड, व्युत्पन्न है। आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 19 से वो जो है ये डिराइव इसको कहते हैं।
इसके लिए जैसे कि वो इंश्योर क्या करेगा कि एक और आप कानून बनाएंगे, है ना, तो वो कानून बना के इंश्योर, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ये आपका है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता से संबंधी क्या है कि उसको आपको क्या करना है, वो किसी भी रूप में क्या है वो उसका जो प्रैक्टिस जो है ये फॉरबिडन, ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स बनाया, उसके लिए आपने एससी एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। तो अब है कि विधि के द्वारा आपने क्या किया, उस अधिकार को क्या किया, आपने सुरक्षित किया, समझ में आ रहा है। तो वो मूल अधिकार नहीं हुआ, यह क्या हुआ, ये लीगल राइट्स है लेकिन बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये समझ में आ रहा है। प्रश्न ये होता है कि जो निजता का अधिकार है ये किस अधिकार से व्युत्पन्न या किस आधार, ये अधिकार पे आधारित है। सर लीगल राइट का अगर वायलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते आर्टिकल 32 के तहत आप नहीं जा सकते। आप ऐसे तो आपको तो पूरा, वो तो पूरी प्रक्रिया है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो क्या जाते हैं, जो नियरेस्ट जो आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो न्यायिक जो आपका जो क्षेत्र है उसमें क्या है, उस न्यायालय में जाते हैं। मान लिया कि आप जो है उससे सहमत नहीं है जो निर्णय आया, तो आप क्या करते हैं, उस निर्णय को आप चैलेंज करते हैं और उससे जो है सो जो सुपीरियर कोर्ट है, जैसे कि उदाहरण के लिए हाई कोर्ट में आपने हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, उस निर्णय से आप फिर जो नहीं है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, फिर उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय को आप नहीं तो फिर से आप क्या करते हैं कि ये रिव्यू जिसको कहते हैं कि पिटीशन, उसके आप दायर करते हैं। तो कई तरह का ये तो विधि परक तो है ही है। मूल अधिकार में है कि आप जो ये जो पूरी प्रक्रिया चली कि आप पहले क्या गए, स्थानीय जो है न्यायालय वहां गए, वहां से फिर आप ये जो आपका जो है उच्च न्यायालय, वहां फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर मूल अधिकार का आनंद है तो यू हैव राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, आप जो है सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका मतलब है। एनी फर्दर क्वेश्चन, स्पष्ट है और कुछ पूछना हो गया, चलिए अब आ जाइए, ये जो मूल अधिकार है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये बिल ऑफ राइट से लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और मूल अधिकार ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 में भाग 3 जो आपके संविधान का है उसमें ये क्या है, ये वर्णित है, ठीक है। और इसका जो वर्गीकरण होता है यह भारत के संविधान ने ही करके एक वर्गीकरण ये कर दिया है। और कितने भागों में किया है इसका वर्गीकरण, 6 भागों में। जैसे कि पहले को क्या कहते हैं, समता का अधिकार, ये का अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। फिर दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। फिर जो तीसरा है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, अनुच्छेद 23 से लेके 24। फिर उसके बाद से आपका क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये वर्णित है आपको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर आपका 5वां है वो क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये है अनुच्छेद, ठीक है। फिर है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हो गया आपका अनुच्छेद 32, है ना। ये क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें देखिए, ये जो वर्गीकरण ये जो किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने ही कर दिया है, समझ में ना। ये वर्गीकरण जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कर दिया है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये, समझ में आ रहा है। तो अब ये एक पहला प्रश्न तो आपका यहीं से आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन जो आप इसमें देखिएगा, तो यह क्लासिफिकेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया। लेकिन इसके बाद जब आप अगला अध्याय पढ़िएगा, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें यह जो प्रश्न आता है कि क्या उसका जो वर्गीकरण, आप लोग आगे पढ़िएगा जब वो अध्याय हम डिटेल में पढ़ाएंगे, जैसे कि उसमें एक गांधीयन फिलॉसफी पे है, एक आपका इंटेलेक्चुअल और सोशल जो है, फिर एक लिबरल हो गया। तो वो जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण उसकी प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे हम लोग करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो नहीं किया है वर्गीकरण। बात समझ में आ रहा है। तो अब जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग नहीं किए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही किया है। पहला चीज स्पष्ट हो गया। दूसरा, इन मूल अधिकार को और समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक और वर्गीकरण किया कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को है। ठीक है, ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को है। उसमें क्या हो गया आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 30, ये क्या हो गया केवल नागरिकों को। तो एक और वर्गीकरण यहां से आप फंडामेंटल राइट्स का ये कर सकते हैं, मूल अधिकारों का, कि कुछ ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को है। स्पष्ट हो गया। और कुछ बाकी जो होगा वो क्या, वो सबको है एक्सेप्ट जो आपके ये जो एनिमी एलियन हो गए उनको छोड़ के। क्लियर है, स्पष्ट है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इस चीज को समझिए। ये क्लियर हो गया कि राइट्स क्या हो गए। राइट्स क्या हो गए, तो ये सर्टेन क्लेम्स है किनके द्वारा, जो वहां के स्थायी निवासी हैं। और क्योंकि स्थायी जो निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट, उनका क्या होता है, उनका राज्य के प्रति एक विधायी संबंध होता है इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। और आपको कुछ जो है वो राइट्स दिए जाते हैं। और इसमें क्या है, जो मूल अधिकार है इसको क्या दिया गया, एक विशेष दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेटस इन दिस कनेक्शन, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, इसका क्या होता है, उल्लंघन हो जाता है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। ठीक है। और फिर मूल अधिकार का यह जो वर्गीकरण है ये भारत के संविधान ने कर दिया है, 6 भागों में किया है। और ये कुछ दूसरा वर्गीकरण है किसमें, एक और वर्गीकरण होता है क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी, सेल्फ एग्जीक्यूटरी या नॉन एग्जीक्यूटरी। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो स्वतः, जैसे केवल अनुच्छेद में वर्णन है, तो इससे वो राइट जो है एंश्योर नहीं हो जाता। बात समझ में आ रहा है। जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, कानून बनाना। जैसे अभी हमने आपको उल्लेख किया क्या कि अस्पृश्यता से संबंधित, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या है, इसका उल्लेख है कि किसी भी स्तर पे जो अस्पृश्यता है इसके प्रैक्टिस को क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना। तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देने की वजह से ये जो है अस्पृश्यता नहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको स्थापित करने के लिए क्या करना होगा, एक विधि बनाना होगा। आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं क्या, ये जो है ये नॉन एग्जीक्यूटरी राइट है। केवल एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कानून बनाने की जरूरत। ठीक है। तो यह वर्गीकरण भी आप ये करते हैं मूल अधिकार को। चलिए नेक्स्ट अब आ जाइए इस पूरे अनुच्छेद पर, इसमें है राज्य की परिभाषा।
जब हम इस पूरे अध्याय में राज्य शब्द कहेंगे या स्टेट जो वर्ड है, तो इस राज्य की परिभाषा भाग 3 के संदर्भ में स्टेट्स किसको कहेंगे या किसको कहा जाता है, राज्य। तो इसमें स्टेट्स उसको कहा जाएगा जैसे कि आपकी केंद्र सरकार हो गई, केंद्र सरकार कहिए या संघीय सरकार। केंद्र कहने से क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट हो गया, है ना। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपका केंद्रीय विधायिका। समझ में आ रहा है? केंद्रीय विधायिका मतलब क्या हो गया आपका यूनियन लेजिस्लेचर, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका सीधे लोकल अथॉरिटी पे। बताइए, राज्य की विधायिका। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, राज्य की सरकार। ये क्या हो जाएगा, स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, लोकल बॉडी के बाद से अन्य प्राधिकार, अन्य प्राधिकरण, है ना, अदर अथॉरिटीज। अब इसको समझिए, यहां जब हम ये कहते हैं कि राज्य जो है, अब पूरा मूल अधिकार जो है इस अवधारणा पर ये स्थापित होता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये कह रहा है कि राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। अब किस तरह का राज्य जो है वो कार्य कर सकता है, तो अब जैसा कि आपको हमने बताया था कि गवर्नेंस के जो होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं, वो कौन कौन से, या ऑर्गन कहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो हम कह रहे हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। विधायिका जब हम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, लेजिस्लेचर। और जब न्यायपालिका कह रहे हैं तो जुडिशियरी। अब यहां देखिए, जो कार्यपालिका है इसका कार्य क्या है, कार्यपालिका का काम जो भी आपके पास विधि है या विधि परक जो आपके पास क्या है या जो भी नियम है, इन नियमों का क्या करना है, लॉज का ये इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है ना। और विधायिका का काम क्या है कि किसी भी लॉ का है या विधि का क्या करना है, सृजन करना है, निर्माण करना है। और न्यायपालिका जो है वो ये देखेगा कि ये इसकी संवैधानिक वैधता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो चेक कर रहा है ना, या कहीं कोई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो गया, है ना, गैर संवैधानिक जिसको कहते हैं, तो ये चेक करना है इसका काम। तो अब राज्य की जो यहाँ परिभाषा है, तो अब इसमें केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार अगर है किसी भी तरह का, मान लीजिए कि विधि से संबंधित कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया, है ना, कोई ऐसा कोई ऑर्डर वो नहीं दे सकता जिससे कि नागरिकों के मूल अधिकार का क्या हो, हनन। स्पष्ट है? ठीक वैसे ही आप कोई लेजिस्लेटिव एक्शन ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा विधायिक कृत्य नहीं कर सकते हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, विधायिक कृत्य आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे कि आप मान लीजिए कि कोई ऐसा लॉ आप फ्रेम कर दीजिए जिससे कि फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो जाए। ठीक वैसे ही राज्य की विधायिका, यही स्पष्ट इसके लिए है
यही स्पष्टता ये जो है राज्य की सरकार के लिए भी है, स्थानीय निकाय के लिए भी है, लोकल बॉडी जिसको आप कह रहे हैं। लोकल बॉडीज में क्या आ जाएगा स्थानीय निकाय में? हाँ हाँ, आपके ये हो गए म्युनिसिपैलिटीज हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, ये सब किसमें आ गए? स्थानीय निकाय के अंतर्गत आ गए। और अन्य प्राधिकरण अदर अथॉरिटीज है, जिसमें आपको क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर जितने हो गए, है ना, पब्लिक सेक्टर, वो सारे प्राधिकार जो क्या है सरकार के द्वारा क्या है आर्थिक तौर पर अगर मान लीजिए घोषित है या प्रशासनिक तौर पे उसमें ये इकाई किसकी है, जैसे कि मान लीजिए कि वो सरकार की है। तो अब पीएसयूज हो गए। अब इस परिभाषा के अंतर्गत जो है, जैसे मान लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक, या आपका हो गया एलआईसी, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एलआईसी हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये भी अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत हो गया। ये अन्य प्राधिकरण अन्य अथॉरिटीज के अंतर्गत क्या हो जाएगा? ये भी स्टेट्स कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? तो अब इसमें क्या हो गया आपका? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, अदर अथॉरिटी, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो जो स्टेट जब भी पार्ट 3 में हम लोग कहेंगे, पार्ट 3 में कहेंगे, तो स्टेट के डिफिनेशन के अंतर्गत, राज्य के डिफिनेशन के अंतर्गत ये सब, जैसे कि राज्य कोई विधि के द्वारा ऐसा कोई विधि का निर्माण नहीं कर सकता है जिससे कि क्या हो, दो व्यक्तियों के बीच में कोई विभेदकारी, तो ये किसके विभेदकारी? अगर आप नीति आप उसका निर्धारण कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो आप जो समता का अधिकार है उसका क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, समता का अधिकार क्या है? कि विधि के समक्ष दो व्यक्ति जो है वो क्या हो गए? समान है ना। इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो है राज्य ऐसा कोई विधि का निर्धारण नहीं कर सकता। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आ जाइए, फिर आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो इस बात के विषय में ये चर्चा करता है कि जो हम लोग लॉ कहते हैं, कानून जिसको कह रहे हैं, वो विधि जो है या कानून जिसको कह रहे हैं वह क्या है ना। तो लॉ जो है, और एक हो गया आपका लॉ इन फोर्स जिसको कहते हैं, है ना, प्रवृत्ति। अब इसमें जब आप कहते हैं कि विधि जो है, अब विधि में वो सारे नियम आ जाएंगे, उपनियम आ जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस, और क्या आएंगे बताइए? कोई भी स्टैट्यूट, है ना, कोई भी आप जो है मान लीजिए कि आप कानून का निर्धारण करते हैं, इसके साथ साथ जो आपकी परंपराएं हैं, कस्टम्स, ये कस्टम, ये भी आपका जो है इसमें क्या जाता है, वो भी। लेकिन इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि एक अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, यह क्या देता है बताइए? यह संशोधन संविधान के संशोधन की ये प्रक्रिया के बारे में यह बताता है। तो 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई भी जो है आप संशोधन करते हैं, वह क्या है, इस पे जो है वो लागू नहीं होता। ये अनुच्छेद 13 नहीं। तो अब यूनियन, अभी हमने क्या कहा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या है? केंद्रीय विधायिका। अब केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत क्या जाएगा?
भारत की संसद आ जाएगा। अब भारत की संसद को यह अधिकार क्या है, अनुच्छेद 368 में है। क्या अधिकार है, तो 368 के अंतर्गत वह यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है कि संविधान का संशोधन कर सकता है। अब थोड़ा सा हम अनुच्छेद 368 के विषय में आपको यहाँ पे बता देते हैं, तो आप लोग को कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी। ये अनुच्छेद 368 जो है, पहले इसको समझ लीजिए कि यह क्या है। यह बताता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित। अब इसमें देखिए, संसद, अब संशोधन किसको कहते हैं, पहला तो प्रश्न यही आता है। बताइए। हाँ, कोई भी परिवर्तन जब आप संशोधन मतलब संविधान में करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। और अमेंडमेंट जैसे कि कोई भी परिवर्तन आप कीजिएगा, कोई भी अनुच्छेद में कोई परिवर्तन, तो परिवर्तन किस तरह का हो सकता है, या तो आप उस अनुच्छेद को क्या कीजिए, उसको रिपील कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। जैसा कि संपत्ति के अधिकार के विषय में हम लोगों ने क्या किया था, उसको फंडामेंटल राइट्स के वो लिस्ट में था, मूल अधिकार के, वहां से उसको हटा दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया। दूसरा, या तो आप कोई क्या कीजिए, इंसर्ट कीजिए, जैसा कि हम लोग प्रस्तावना में क्या 3 शब्द को हमने किस संशोधन में, 42वें संशोधन में क्या किया, इंसर्ट किया। या तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि उसको रिप्लेस कर दिए किसी और तीसरे चीज, यही 3 चीज कर सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है कि संशोधन, कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा, संशोधन कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ संशोधन जो है 368 जो है, इसके तहत अगर आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि वो संवैधानिक संशोधन जो है वो किसके तहत हुआ, अनुच्छेद 368 के तहत। जैसे कि आप अनुच्छेद 2, 3, 169, ये जो अनुच्छेद होते हैं, इसमें जब भी आप कोई परिवर्तन करेंगे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप अनुच्छेद 368 के तहत, आप जो इसको सामान्य हो। अभी अनुच्छेद 2, 3 आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने बताया था क्या कि भारत की संसद जो है अपनी इच्छा के अनुसार भारत का एक राजनीतिक मानचित्र जो है उसका निर्माण कर सकता है, ठीक है ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रीड्रॉ ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन इट्स विल विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ठीक वैसे ही तो इन अनुच्छेद में जब आप करते हैं तो किस तरह से आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और अनुच्छेद 368 के तहत जो आप संशोधन कर रहे हैं, इसमें क्या है, तो संसद को यह क्या देता है, संविधायी शक्ति। और संसद की जो शक्ति होती है वो 2 तरह की होती है, एक को कहते हैं संविधायी शक्ति, दूसरे को कहते हैं विधायी शक्ति। जो विधायी शक्ति है इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, और जो संविधायी शक्ति है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। स्पष्ट है, यहां तक कोई डाउट? संसद की जो शक्तियां हैं वो क्या है, संविधायी शक्ति, और एक को कहते हैं विधायी शक्ति। और जो सरकार की जो 3 आपके जो मुख्य ऑर्गन है उसमें क्या क्या है, एक विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। और जो हम अनुच्छेद 12 में कह रहे हैं राज्य की परिभाषा, उस परिभाषा के अंतर्गत क्या भारत की संसद आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि केंद्रीय विधायिका के विषय में हम लोग कह रहे हैं, केंद्रीय विधायिका, केंद्र की सरकार, राज्य की विधायिका, राज्य की सरकार, स्थानीय निकाय, अन्य प्राधिकरण, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। और राज्य ऐसे किसी भी नियम,
उपनियम विधि का सृजन नहीं कर सकता है जिससे कि नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन जो है समझ में आ रहा है कि इफ योर मतलब द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ सो दैट इट विल टेक अवे और एब्यूजेस किस चीज को आपके फंडामेंटल राइट्स को या ऐसी अब जो है आपको अनुच्छेद 13 में कि ऐसा कोई नहीं बना सकता है जो किससे हो असंगत हो इनकंसिस्टेंट हो किससे जो आपके संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। अब इसमें हमने क्या कहा कि अनुच्छेद 13 में यह वर्णित है कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो आप कोई कानून बना रहे हैं वो क्या है वो विधि नहीं है इस परिभाषा के अनुसार। तो इस परिभाषा के अनुसार जब वो विधि नहीं है तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये क्या संसद तो संसद के पास दो अधिकार होता है एक को बोलते हैं नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्ति कहते हैं विधायी शक्ति का उपयोग करके और जो संसद कह रहे हैं इसमें क्या होता है बताइए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की संवैधानिक जो है स्थिति क्या है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है ना ये जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो राष्ट्रपति के ही आपके इन्हीं के ही नाम के अंतर्गत जो है वो क्या लिए जाते हैं जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस तरह से ये क्या हो गया एग्जीक्यूटिव हाँ क्या बोलते हैं हाँ तो इस तरह से ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं ये संसद बनाते हैं पार्लियामेंट और इसके विषय में जो आपको अनुच्छेद 79 में संसद के विषय में ये वर्णित है क्या कि भारत का एक संसद होगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति और इसके पास जो अधिकार है वो क्या विधायी शक्ति और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लेजिस्लेटिव पावर का प्रयोग करके उपयोग करके भारत की संसद जो है वो क्या करती है विधि का सृजन करती है विधि का निर्माण करती है टू फ्रेम ए लॉ क्लियर है यहां तक स्पष्ट। तो अब विधि का निर्माण करती है अब जो विधि का निर्माण करती है ये इसकी क्या हो गई विधायी शक्ति यही संविधान इसी संसद को यह अधिकार देता है कि अगर संविधान में आपको जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं संशोधन कर सकते हैं और जो ये संशोधन करने की जो शक्ति है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर संविधायी शक्ति और इस संविधायी शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 368 ठीक है। तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके जो आपकी भारत की संसद है वो संविधान की जो आपकी किसी भी अनुच्छेद को क्या कर सकती है वो संशोधित कर सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो संविधायी शक्ति हम जो कह रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है जो शब्द कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो अवयव हो गए आपके मान लीजिए कि यही एक आपका ये पेपर है ना अब इसमें कौन कौन से अवयव जो है वो मिलके इसको बनाते हैं जो एलिमेंट्स हो गए अवयव अब इनको अलग अलग कर देना है ना तो जितने ये कॉन्स्टिट्यूएंट उनको अलग कर देना या इसमें कोई भी हम चेंज करना चाहते हैं इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मतलब कोई संशोधन करने की जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलना है तो यह अधिकार किसको है ये भारत की सरकार को नहीं दिया गया ये किसी राज्यों की सरकार को नहीं दिया गया ये पार्लियामेंट को दिया गया और पार्लियामेंट जो कहते हैं संसद वो क्या है लोकसभा राज्यसभा और ठीक है। तो जो 368 अनुच्छेद है इसमें ये शक्ति देता है और प्रक्रिया को बताता है कि आपको क्या चाहिए कि दोनों जो सदन है राज्यसभा और लोकसभा इसमें क्या है सेपरेटली आपको उसमें 2/3 बहुमत से आपको क्या करना है वो पास करना है किसी विधेयक तो किसी विधेयक को कानून कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले कोई बिल है उसको एक सदन में तो ये सब डिटेल में आप लोग को बताएंगे जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बताएंगे बट अभी क्योंकि ये चर्चा में इसमें थोड़ा सा आप इसके विषय में जान लीजिए
कि जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में हमने क्या किया, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया, वहां पे उसको मान लीजिए 2/3 बहुमत से हमने क्या करना है, पास करना है। फिर राज्यसभा में हम ले गए, वहां पे पास कराया। फिर उसके बाद से क्या हो गया, प्रेसिडेंशियल एक्सेंट, मतलब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, वो क्या हो गया, संविधान में संशोधन हो गया। ठीक है, तो यह जो संशोधन करने की जो शक्ति है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहलाता है, संविधायी शक्ति। ठीक है, और ये किसको दिया गया है, यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब कि केंद्रीय विधायी का मतलब भारत की संसद को यह दिया गया। क्लियर है? अब यहीं से प्रश्न आया कि क्या पार्लियामेंट जो भारत की संसद है, इसकी सीमा क्या है? संशोधन करने की सीमा क्या है? समझ में आ रहा है? जैसे कि संविधान का जो परिभाषा याद कीजिए, यह क्या है, नियमों, उपनियमों, विधियों का एक ऐसा संकलन है जिसपे एक देश की शासन प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। यह सरकार के विभिन्न अंगों जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या करता है, एक सामंजस्य स्थापित करता है। इनके शक्तियों को, इनके अधिकारों को, इनके कर्तव्यों को के विषय में ये वर्णन करता है। इसके साथ साथ इनके शक्तियों का सीमांकन करता है, टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। ये क्या करता है, इनकी शक्तियों को सीमांकन। तो ऐसा तो नहीं है कि जो नियंत्रण और संतुलन का हमारा सिद्धांत है, नियंत्रण और संतुलन का, जिसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, इसका ये उल्लंघन कर रहा हूं, क्योंकि आप संविधान को ही बदल दे पूरा भारत की संसद। तो अब ये कि ये संशोधन करने की सीमा क्या है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है, इसको क्या दिया जा रहा है, संविधान में संविधायी शक्ति, तो इसकी सीमा क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन। तो ये जो है, इसके बहुत सारे जो है ये केसेस है, इसको डिटेल हम लोग भी जानेंगे। तो ये बताया गया कि भारत की संसद जो है वो किसी भी हद तक क्या कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन कहा कि वो आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका उल्लंघन नहीं करे। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, यह एक काफी फेमस एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, और ये केस था, इसमें इसको डिफाइन किया गया कि आधारभूत संरचना क्या होती है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, तो ये कहा कि आप संशोधन कीजिए, आपको कोई इसमें मनाही नहीं है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको ये अधिकार देता है, किसको, संसद को। लेकिन इसकी एक सीमा है, सीमा क्या है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट कर सकते। अब भारत की संसद को जो अधिकार दिया, ये किसने दिया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भारत की संसद, इसका जो जन्म हुआ, यह अनुच्छेद 79 के तहत हुआ। ठीक है, और 79 के तहत हुआ, तो मतलब किसने किया, ये भारत के संविधान ने ये अधिकार दे रहा, ये शक्ति दे रहा। तो अब है कि आपका जन्म कहां से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको जो ये शक्ति मिल रही है, ये शक्ति क्या है, सीमित है, सीमित शक्ति है।
लिमिटेड पावर, सीमित शक्ति ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब लिमिटेड पावर जो है वह आपको दिया गया किसको? संसद को। तो इस लिमिटेड पावर का वो इस्तेमाल करके स्वयं को असीमित शक्ति अनलिमिटेड पावर वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है, नहीं प्रदान कर सकता। समझ में आ रहा है? मतलब कि भारत की संसद अपने सीमित शक्ति का उपयोग करके स्वयं को असीमित शक्ति नहीं प्रदान कर सकती है। मतलब कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट ग्रांट itself with its limited power to unlimited power। तो आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 367 के अंतर्गत, लेकिन आपकी सीमा क्या है कि संविधान की जो आधारभूत संरचना है इसमें आप कोई बदलाव छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? और जो आधारभूत संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो इस विषय में यह बताया गया कि यह क्या है, एक विवरणात्मक जिसको कहते हैं, यह एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट होता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होता है। एग्जॉस्टिव मतलब कि एक लिस्ट आपको नहीं दे सकते हैं कि ये फिक्स, ये जो क्या है, ये आधारभूत संरचना, ये क्या है, हाँ, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के तहत, मतलब एक सीरीज, एक श्रृंखला है इसकी। फिर भी कुछ लिस्ट जो है इसमें लिस्ट आउट किया गया, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक स्वतंत्रता जो है उसमें आपको नहीं, जैसे उसमें आपका ये क्या है, वेलफेयर स्टेट हम लोग का जैसे कि इंडिया है, उसमें जैसे पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म। तो अब ये सब जितनी जो चीजें हैं जो आपके, जिससे संविधान का निर्माण हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि यह एक बिल्डिंग है, हो सकता है अगली बार आप लोग आए तो ये जो बोर्ड है उस तरफ दिखाई दे, है ना, ये जो एसी लगा हुआ है ये इस तरफ दिखाई दे, ये मतलब कि इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारा चेंजेज हो सकता है ना। ये जैसे कि फर्नीचर चेयर है, इसके जगह कोई दूसरा आ जाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस पूरे बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर्स है या जो पिलर्स है जिसपे ये टिका उसको हटा दो, उसको हटा देंगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा जो बिल्डिंग ये ध्वस्त हो जाएगा। तो ये नींव हो गया, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हो गया, इस पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यहीं से जो आधारभूत संरचना और ये संसद की संकल्पना जो है ये कि आप अपने विधायी शक्ति का भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर किसको, संसद को, कि आप परिवर्तन कीजिए, संशोधन कीजिए अगर उसमें आवश्यकता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारा जो मेन जो अवधारणा है वो क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस। हम किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते, पूर्ण शक्ति क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हम लोग किसमें रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सेटअप में। डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर एब्सोल्यूट पावर जो है या शक्ति का संकेंद्रण होने लगे, तो शक्ति का संकेंद्रण जब होने लगेगा तो उसकी निहित शक्तियां कहाँ है, कुछ खास लोगों के पास आ जाएंगी। तो खास लोगों के पास आ जाएंगी तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो क्या है, इस पे प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। और इस पे प्रश्न चिन्ह आने का क्या तात्पर्य हुआ कि आपका जो पूरा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो आधारभूत जो संकल्पना या जिस परिकल्पना जिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी टिका हुआ है वो क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और फिर से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, एनार्की वाले सिचुएशन। यही तो स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, कि राजनीतिक और हम लोग नागरिक अधिकारों के लिए हम लोग अंग्रेजों से क्या किया, हम लोगों ने एक संघर्ष किया कई वर्षों तक। ये स्पष्ट हो गया यहाँ तक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ क्यों इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है, जो 368 के अंतर्गत जो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे वह इसके तहत जो है वो क्या है, कानून नहीं। ठीक है, अब है कि ऐसे जो कानून जो थे पूर्ववर्ती थे, पूर्ववर्ती मतलब कि जब भारत का संविधान बना इसके पहले जो थे वो क्या थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल।
पूर्ववर्ती, किससे पूर्ववर्ती? ठीक है, तो जब ये विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये आया, जब भारत का संविधान बना, इसके पहले के जो कानून थे, और अगर वो क्या हो गए, उनकी विसंगति हो गई या असंगत हो गए, इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट हो गए, तो इसका क्या तात्पर्य हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गए ये, किससे? तो अब इनको क्या किया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया। ठीक है, अगर वो इनकंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट किससे हो, भारत की इस जो है प्रेजेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 13 हमारा क्या, भारत तो स्पष्ट हो गया कि राज्य की परिभाषा के विषय में। 13 में ये बताया गया कि वो उनको उसी प्रभाव से, अगर वो क्या हो गए, विसंगति अगर उनकी ये भारत के ये वर्तमान संविधान से अगर है, तो वैसे कानून को क्या कर दिया गया उसी समय। यहीं से एक डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का भी जन्म होता है ना। या फिर सेपरेबिलिटी, इसको बोलते हैं विलगाम, क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वीकरण, व्यतीकरण, पृथ्वीकरण, पृथ्वीकरण मतलब कि सेपरेट कर रहे हैं, है ना। व्यतीकरण का मतलब दूसरा होता है, इंटरकरण। पृथ्वीकरण मतलब वो सर्कुलर हो गया, इसको बोलते हैं पृथ्वीकरण। पृथक मतलब इसको कहते हैं, है ना, तो पृथक या फिर इलीगल नहीं, पृथक मतलब सेपरेट, ऐसे और ऐसे, ये हो गया। पृथक्करण, ठीक है। तो अब इसमें ये किया गया कि अगर दो पार्ट है, मान लीजिए कि एक पार्ट जो है वो कंसिस्टेंट है और एक पार्ट है वो इनकंसिस्टेंट है, तो मतलब जो संगत है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो है उसको रख लिया गया, और जो नहीं है उसको क्या किया गया, उसको इसमें वो, ठीक है। अब इसके बाद से आप देखिएगा, तब आता है अनुच्छेद 14, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि राज्य जो है दो लोगों के बीच में, मतलब इसमें आता है कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, और एक हो गया विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 जो है वह क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 ये बोलता है
उसका स्टेटमेंट जब आप लोग देखिएगा कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य प्रक्षेत्र के अंदर विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, इसका क्या करेगा, उल्लंघन राज्य नहीं कर सकता है, या राज्य दो व्यक्ति के बीच में क्या कर सकता है, वंचित नहीं कर सकता, वंचित नहीं करेगा। एक चीज और समझिए, जब भी संविधान की भाषा में इंग्लिश में एक वर्ड आ जाए शैल, या हिंदी में जब होगा, है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है वो होगा ही होगा, शैल, है ना, वो मस्ट। और इतना ही नहीं, जहाँ शैल वर्ड आ जाएगा उससे क्या हो जाएगा, वो संवैधानिक निकाय हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ। दूसरा कि अगर यह लिखे कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, है ना, भारत की संसद विधि के तहत, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, मतलब कि अगर वो क्या करेगा, लॉ बना के वो क्या कर सकता है, वो स्थापित कर सकता है। तो जब विधि का निर्माण करके वो करे, उसका मतलब हो गया वो निकाय हो गया, क्या हो जाएगा, विधायी, मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होगा ही होगा, इस चीज से समझिए। दूसरी बात कि जैसे कि स्टेट वंचित नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब क्या, स्टेट शैल नॉट डिनाई, और स्टेट की राज्य की परिभाषा में क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कौन, केंद्रीय विधायिका, केंद्र की सरकार, राज्य की विधायिका, राज्य की सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण। क्लियर है? अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत क्या हो गए, अदर अथॉरिटीज, वो सब आ जाएंगे। अब इसमें देखिए, तो अब ये दो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इनको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। तो अब यह जो है हम लोग लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या वहां के प्रैक्टिस से, ये वहीं का कौन, ब्रिटेन में, आयरलैंड में भी ये काफी जो है प्रचलित है। तो कहीं कहीं अगर आपको ये लिख दिए कहीं किताब में कि ये कहीं आयरिश जो है संविधान से भी, या आयरलैंड की प्रैक्टिस है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आयरलैंड, ये क्या है, ये ब्रिटेन जो है, आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई बताएगा, डीपीएस में हम लोग लिए हैं। तो इसलिए विधि के समक्ष, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये ब्रिटेन जो है, ये सब जो है एक, तो ब्रिटेन के संविधान से ही क्या लिया गया, विधि के समक्ष, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, ये हम लोग लिए हैं अमेरिका के संविधान से। फर्स्ट है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब इसमें ये जो विधि के समक्ष समता है, या इसका जो कोनोटेशन है, या क्या है, नकारात्मक, और इसका जो है वो क्या है, ये है पॉजिटिव, और ये है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मतलब ये निगेटिव इसका कोनोटेशन है कि अब जैसे कि इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, तो स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब यही से स्पष्ट देखिए, जब भी शब्द क्या आ रहा है, पर्सन, व्यक्ति, तो व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, नागरिक और विदेशी। जाहिर सी बात है, विदेशी का ये जो फॉरेनर, इसमें एनिमी एलियंस नहीं है। ठीक है, एनिमी एलियंस मतलब ऐसा मान लीजिए कि हाँ वॉर सिचुएशन है, इसमें कोई दुश्मन, आप ये समझ लीजिए कि कोई राष्ट्र है, वहां का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नहीं। तो अब इसमें कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अनुच्छेद में जब व्यक्ति के विषय में जब चर्चा हो रही है, तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, पर्सन, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, और ये सारे लोग जो है तो नागरिक भी आ जाएंगे। और जब स्पष्ट तौर पे वो कह रहा है ये नागरिकों के लिए है, तो वो अनुच्छेद जो है सिटीजन्स होंगे।
और ऐसे भी आप लोग जान रहे हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिकों को जो है ये अधिकार दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से जो अनुच्छेद 14 होता है वो किसके लिए, नागरिकों के लिए कि सबके लिए? यह सबके लिए है। तो ये जो है ध्यान में आपको रखना है। दूसरी बात कि अब इसमें है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और इन दोनों में क्या फर्क है। क्या कह रहा है, विधि के समक्ष जो है समता, मतलब कि कानून के नजर में सब कोई क्या है, बराबर है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो इक्वल्स हैं, इक्वल्स मतलब क्या हो गए, जो समान लोग हैं, उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए। मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, है ना। मतलब अनइक्वल्स जो है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ खास वर्ग के लोग हैं, उसमें क्या करना है, जैसे इक्वली उनको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, उसमें कोई विभेद नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये दो तरह की यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, और यहीं से आपका विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये जो संकल्पना है ये यहीं से परिलक्षित होता है। ठीक है, एक थे एबी डायस कह लीजिए, ठीक है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे ये रूल ऑफ लॉ, ये संकल्पना जो है ये क्या हुआ, ये स्थापित। रूल ऑफ लॉ मतलब कि विधि का शासन। अब इसमें ये क्या आता है, इसमें बताइए तो, विधि के शासन में आपकी चाहे पॉलिटिकल, राजनैतिक हैसियत अथवा सामाजिक, आर्थिक, चाहे जैसी भी हो, आप क्या है, विधि से ऊपर नहीं है ना। मतलब ये, इसको इंग्लिश में लिखते हैं, howsoever you are high, you are not above the law। आप चाहे जितने भी ऊंचे हो जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आपकी जो हैसियत चाहे बहुत ऊंची क्यों ना हो, लेकिन आप विधि के सामने क्या है, लॉ के सामने क्या है, सब लोग इक्वल है। यहां हो जाएगा लेक्स इज रेक्स। लेक्स मतलब कहते हैं लॉ, और रेक्स मतलब बोलते हैं किंग, है ना। तो इसमें क्या है, लॉ इज किंग, और पहले क्या था, रेक्स इज लेक्स। पहले ये क्या होता था, किंग इज लॉ, जो किंग कहे वही लॉ है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग किसमें, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से एबी डायसी का एक है कि आपकी राजनीतिक, आपकी पॉलिटिकल, आपकी इकोनॉमिक, आपका ये जो है एक स्थिति जो है, वो चाहे जितनी भी आप ऊंची हो जाए, बट यू आर नॉट अबव द लॉ। मतलब कि ये है कि हाउसएवर यू आर हाई, यू आर नॉट अबव द लॉ। तो इस तरह से ये क्या है कि एक एबी डायसी की जो विधि के सामने जो है, तो विधि के समता जिसको कह रहे हैं ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये इसको क्या किया, एंश्योर किया। और जो दूसरा पक्ष है इसका, वो क्या कर रहा है कि विधि के समान संरक्षण की ये चर्चा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे आते हैं, फिर आता है आपका
अनुच्छेद 15, जो कि केवल नागरिकों को क्या है, यह दिया गया है। अब इसमें यह बताया जाता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है, निवास स्थान में जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, डिसेंट और रेसिडेंट, है ना, 16 में। इस आधार पे केवल इन आधार पे क्या किया जा सकता है कि विभेदकारी कोई विभेदकारी नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि प्राथमिक तौर पे ये प्राइमरी ग्राउंड्स नहीं हो सकता है, ओनली ग्राउंड्स जो है ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये सेकेंडरी ग्राउंड्स हो सकते हैं। सेकेंडरी ग्राउंड्स मतलब द्वितीय, जैसे कि आप ऐसे इस चीज को समझिए कि कल होके मान लीजिए कि कुछ ऐसे जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गए, विशेष तौर पे अगर हम सेना के संदर्भ में बात करें, जिसमें कि केवल और केवल पुरुषों को ही उसमें क्या करना है, वो कुछ ऐसा मान लीजिए कि उसकी प्रकृति है कार्य की, जिसमें उन्हीं का केवल उसमें क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जेंडर के ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कोई विभेद करेंगे। क्या कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया कि केवल और केवल महिलाओं को ही, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप पुरुषों के साथ क्या कर रहे हैं, तो विभेद कार्य। समझ में आ रहा है? ये जैसे कि नेचर ऑफ द जॉब ऐसा है कि उसमें क्या है कि केवल और केवल जो है वो पुरुषों को ही उसमें वोट दिया जा सकता है, या केवल और केवल महिलाओं को। तो ये ग्राउंड नहीं हुआ जिससे हम क्या किए, दोनों को विभेद किए। समझ में आ रहा है? जैसे कहाँ हो रहा है, उसका रिक्वायरमेंट ऐसा, इसीलिए ये केवल ओनली ये ग्राउंड्स नहीं होगा, प्राइमरी जो ओनली जो वर्ड है यहाँ, केवल इस आधार पे हम नहीं विभेद कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे कि दो लोगों के बीच में आप केवल मान लीजिए कि विधि के समक्ष, जैसे आपने कोई कृत्य किया, अब इन्होंने कोई कृत्य किया, तो अब दोनों ने समान अगर कृत्य किया, तो अब इस पे मान लीजिए कि दंड अगर देना है, तो दंड देना है, तो क्योंकि उनको दंड जो है इस वजह से हम कम नहीं दे सकते हैं कि वो पुरुष है। समझ में आ रहा है? तो अब ये कि या किसी एक ये पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले, इस आधार पर हम नहीं विभेदकारी जो है बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कि वो क्या है, जन्म स्थान की इस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनके साथ जो, तो स्टेट जो है, राज्य कोई इस तरह की विभेदकारी कोई नीति नहीं, जिसमें कि दो व्यक्तियों के बीच में, अब यहाँ व्यक्ति है कि नागरिक है, इस चीज को बताइए। ये नागरिकों के विषय में। वेरी गुड, नागरिकों के विषय में, मतलब ये सिटीजन्स ओनली है, ये अधिकार किसको है, केवल नागरिकों को है। तो दो नागरिकों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी और सामान्य रखें। अब इसमें है कि किसी पब्लिक प्लेस पे, है ना, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, किसी होटल्स में, है ना, या कोई मान लीजिए कि ये पब्लिक जो है ये वेल होता था पहले, तो हाँ है, घाट हो गया, बाथिंग घाट, अब वहां पे हम जो है डिस्क्रिमिनेशन विभेद नहीं कर सकते। ये पब्लिक रेस्टोरेंट है, अब पब्लिक रेस्टोरेंट है, तो अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं किया पर्टिकुलर आप रिलीजन के इसलिए आपको हम नहीं आने देंगे, ये हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? कौन सा स्टोरी?
सर एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट था, हाँ क्या था उसमें बताइए। एक महिला गई थी सर, वो शॉर्ट ड्रेस में गई थी, लेकिन उनको एंट्री नहीं हुई। क्या हुआ था सर वो शॉर्ट ड्रेस में गई थी। अच्छा, फिर उनको एंट्री नहीं हुई। फिर उनको एंट्री नहीं मिला रेस्टोरेंट। एंट्री नहीं मिला, सर ऐसे तो क्या था पूरा केस बताइएगा तब, नहीं तो अधूरा बात कह रहा है ना। सर आप कहीं जा सकते हैं ना, वो तो पब्लिक रेस्टोरेंट तो हम जा सकते हैं, लेकिन उसको अगर बेसिस ऑफ ड्रेस के बेस पर उसको जज किया गया और उसको बोला है कि आप एंटर नहीं कर सकते, ये ड्रेस अलाउ नहीं है। ये ड्रेस अलाउड नहीं है, ये उसमें ये डेकोरम, तो वो पहले से वो प्रिस्क्राइब था, तो पहले से जब प्रिस्क्राइब था तो अब वो तो ये पब्लिक प्लेस नहीं, जैसे कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म जो है दिया जाता है, तो अब यूनिफॉर्म और प्रिस्क्राइब है तो वहां वो अलाउड किया, आपका फंडामेंटल राइट थोड़ी वायलेट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि हर जगह का एक यूनिफॉर्म कोड है, एक ड्रेसिंग सेंस है, एक ड्रेस कोड है, तो अब वो जो ड्रेस कोड है, तो अब वो एक संस्था, तो ये मान लीजिए कि वो एक प्राइवेटली जो है मैनेज है, ये किसके विषय में बताया जा रहा है? ये पब्लिक रेस्टोरेंट, जैसे कि मेरे ही यहाँ मान लीजिए कि कोई अनुष्ठान है मान लीजिए, या कोई आयोजन है, अब वो हम तय करेंगे ना कि हमारे यहाँ कौन आएगा, कौन हमारे गेस्ट होंगे। समझ में आ रहा है ये? अब अभी क्या कोई आयोजन है तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी पब्लिक प्लेस में कहे कि भाई देखो यार खिलाया भी नहीं हमको, हाँ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट हो जाएगा, देखो इनको खिला रहे हैं। आप समझ रहे हैं मत है, ये प्राइवेट, ये वहां का एक होगा, एक रेगुलेशन होगा। जैसे कि अब कई प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में उनका क्या होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो एक जो मान लीजिए कि स्कूल ए है और स्कूल बी है, अब यहाँ पे जो है सो ब्लैक शर्ट चल रहा है, यहाँ पे व्हाइट शर्ट चल रहा है, तो ये उसमें नहीं, अब इसमें कि एक साथ सब लोग हैं, उसमें कहीं कोई अगर विभेदकारी नीति जो है, तो अब उस केस में होगा, तब आप जो है वो जा सकते हैं। ये तो उनका एक रूल्स रेगुलेशंस है ना, समझ में ना। अब होमवर्क आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क नहीं बना रहे, तो होमवर्क नहीं अगर बना रहे हो तो हम इसमें थोड़ी कहेंगे कि भाई जो इसको लेके जो है ये न्यायिक प्रक्षेत्र या इसका ये कोई सब्जेक्ट है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि स्टेट के द्वारा कोई भी क्या हो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बने, ये उससे के विषय में ये बताया जा रहा है। और हाँ बताइए, मंदिर में भी सब पुलिस सब दिखाया गया, सब पुजारी वाला ड्रेस सर, अभी तो प्रोटेस्ट किसमें यूपी में मंदिर में सर, हाँ ये पुलिस को सर पुजारी वाला ड्रेस पहनाया गया, तो फोर्सफुली पहनाया गया कि उनको ये कहा गया कि आप जो है शिक्षा पूर्वक जो आप आइए और यहाँ पे आप ये जो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है। बात समझ रहा है? नहीं आप ही के यहाँ जैसे कि एक यहाँ का एक, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि कोई जुडिशरी में आप देखे होंगे कि ये जो वकील लोग होते हैं, उन लोग का एक क्या है, एक ड्रेस कोड है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं वहां पे। तो अब ये जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आप पूजन कोई, तो पूजा के लिए एक स्पेशल एक स्पेसिफाइड ड्रेस कोड है, तो आप जो पूजा जो कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसके विषय में कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम क्लियर है कि आपका ये प्राइवेट अफेयर है। आपके ऊपर क्या कोई ऑर्डर आया था इस तरह से कि स्टेट ये कह रहा है कि नहीं आपको ये पहनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कंपल्सन है, आपकी इच्छा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो धर्म या इससे संबंधित जब कोई भी मामला आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम क्लियर है, ये क्या है, ये प्राइवेट अफेयर है, इट इज नॉट ए पब्लिक गवर्नमेंट। इसको नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे लोग। कोई और क्वेश्चन है आप लोग का इससे संबंधित जो है?